हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फारसाइड एकेडमी में। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिटर कंट्रोल, जिसको हम एजिंग भी बोलते हैं। तो ये एजिंग मेथड क्या है और ये कंपनी में किस लिए यूज़ होता है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इसकी डेफिनेशन ये कहती है, द एजिंग मेथड इज ए टेक्निक यूज टू एनालाइज एंड कैटेगराइज द आउटस्टैंडिंग पेबल्स। तो डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर हमने किसी पार्टी से माल लिया हुआ है तो उसके हमें पेबल बनता है कुछ देने के लिए। तो वो पेबल हम किस वे में पे करेंगे, किस टाइम ड्यूरेशन में पे करेंगे, या कितनी टाइम के लिए हमारे पास पैसा रखा हुआ है, इसको हम एनालाइज या कैटेगराइज करते हैं। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में ये कहूँ तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमने कितने दिन से उसका मटेरियल अपने पास रखा हुआ है या सर्विस हमने ली है, तो पैसा हमने कितने टाइम तक के लिए नहीं दिया। तो आइए इसके अब बेनिफिट्स के बारे में हम समझते हैं कि एजिंग एनालिसिस से हमें किसी कंपनी में क्या बेनिफिट्स रहते हैं इसको मैनेज करने के। तो फर्स्ट आता है कैश फ्लो मैनेजमेंट, देन आता है बिल्ड्स वेंडर रिलेशनशिप, एंड थर्ड इज इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो अगर मैं कैश फ्लो मैनेजमेंट की बात करूं, तो कैश फ्लो मैनेजमेंट हमारा इस तरह से होता है कि अगर हमारे किसी कंपनी में कोई वर्किंग कैपिटल यूज़ हुआ है, वर्किंग कैपिटल का मीन्स हमारे पास कितना पैसा आ रहा है या कितना पैसा जा रहा है, जो हम ऑपरेशन में यूज़ करते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वो हमारा पैसा जो आता जाता है उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास हमें ये नहीं पता होगा कि पेमेंट हमें कितने दिनों में करनी है या कितने टाइम के लिए करनी है, कितना हमें पीरियड टाइम मिला हुआ है उसको पे करने के लिए, तब तक हमें वर्किंग कैपिटल को प्रॉपर वे में शो नहीं कर सकता। फर्दर इसमें एक ये भी रहता है कि अगर हम लेट पे करते हैं किसी को या किसी को हम पे करना भूल जाते हैं, तो हम उसमें वो हमें कुछ इंटरेस्ट लगा सकता है हमारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे। सेकंड है बिजनेस वेंडर रिलेशनशिप। बिजनेस अगर हम किसी से कर रहे हैं, अगर उसको हम टाइमली पेमेंट करेंगे, हमें पता होगा कि हाँ इस पर्सन को हमें कितने टाइम के लिए इसने हमें ऑफर किया हुआ है पे करने के लिए, और कितना इसने हमें रिबेट दे रखा है कि इतने दिन तक आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड थर्ड एंड लास्ट इज इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। सिंपली अगर हम लाइबिलिटी अपनी एक्यूरेट दिखा रहे हैं, हमारा क्रेडिटर्स कितना पेबल है, अगर हम वो एक्यूरेट दिखा रहे हैं, तो हमें कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट भी प्रॉपर बने। आइए अब हम इसकी प्रोसेस को समझते हैं कि एजिंग मेथड में हमें किस किस प्रोसेस से हमें ये रिपोर्ट बनती है। तो फर्स्ट हमें सबसे पहले परचेज एंट्री डालनी होती है। परचेज एंट्री जब हम डालते हैं तो उसके लिए हमें लेजर क्रिएट करने होते हैं। फिर उसमें मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करना होता है टैली प्राइम में। देन हम परचेज एंट्री करते हैं। ये हम टैली में भी आगे जाके सीखेंगे। देन उसके बाद आता है पेमेंट एंट्री। जब हम कोई पेमेंट एंट्री करते हैं तो पेमेंट एंट्री में हमें जिस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करनी है वो हमें रिमार्क में या फिर हमें उस बिल वाइज डिटेल में मेंशन करना होता है। देन उसके बाद हम जाते हैं गो टू अकाउंट पेबल। मीन्स कि हम या टैली प्राइम में ये देखते हैं कि हमारा जो हमने परचेज एंट्री करी है वो हमें कहाँ शो हो रही है और हमें उसको उस मेथड से वो कैसे बनाना है। तो पहले मैं डिस्प्ले में जाता हूँ, फिर स्टेटमेंट में अकाउंट्स में जाता हूँ, देन मैं आउटस्टैंडिंग पेबल में जाता हूँ। देन जब हम पेबल अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ प्रेस करते हैं हम F6, जो हमारा एजिंग डिटेल्स के लिए ऑप्शन अनेबल हो जाता है। देन वहाँ पर मैं पीरियड डालता हूँ 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, ऐसे करके मैं पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे हमें ये पता लगता है कि किसी पार्टी का 30 डेज के अंदर कौन सी पार्टी आ रही है जिसने 30 डेज के लिए पे नहीं किया, जिसने 60 डे के लिए नहीं पे किया वो वहाँ पर शो होती है। ऐसे ही किसी ने 90 डेज तक पे नहीं किया उसकी लाइबिलिटी वहाँ पर शो होती है। तो ऐसे कैटेगराइज करके हम एजिंग निकालते हैं। तो आइए अब एजिंग एनालिसिस को हम टैली प्राइम में सीखते हैं। तो मेरा ये टैली का मेन गेटवे है। इसमें सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरी क्रेडिटर्स की आउटस्टैंडिंग कितनी है। तो सबसे पहले मैं ग्रुप में जाऊंगा सेंट्रिकेटर्स के। इसके शॉर्टकट की है डिस्प्ले और मोर रिपोर्ट डी अकाउंट्स बुक।
एंड देन ग्रुप समरी जी, DAG। देन इसमें मैं टाइप करूँगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर मेरे ये 4 क्रेडिटर दिख गए हैं जिनसे मैंने गुड्स परचेज किया हुआ है। टोटल है 32,50,000 के। तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ परचेज खोला है, किसी पार्टी का परचेज वाउचर खोला है, यहाँ पर मुझे क्या सेटिंग करनी होती है एजिंग के लिए, सबसे पहले ये समझते हैं। तो बीके एंटरप्राइजेस से मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदे हैं 300 पीस, 5,000 पर पीसेस के हिसाब से 15 लाख का मेरा ये इनवॉइस है। अब ये मेरे पास एक ऑप्शन आता है न्यू रेफरेंस का। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो मैं सेलेक्ट करूँगा न्यू रेफरेंस। देन मैं यहाँ पर पार्टी का जो इनवॉइस नंबर है वो एंटर करूँगा और इसको सेव कर दूँगा। अब ये ऑप्शंस मेरे पास कैसे एनेबल होता है ये समझते हैं। तो मैं वापस पीछे जाऊँगा और पार्टी के लेजर में दोबारा एंटर करूँगा। इसके लिए एंटर करने के लिए है कंट्रोल प्लस एंटर। जब कंट्रोल प्लस एंटर लिखाऊंगा तो इसका लेजर मेरे पास खुल जाएगा। इसमें मैं जाके यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को येस करूँगा। देन मैं इसको कर दूँगा सेव। अगर ये नो रहेगा तो ये मेरे पास ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जो मैं अभी दिखाया था आपको, ये नहीं शो होगा। तो ये मैं न्यू रेफरेंस करके मैंने यहाँ पर बिल नंबर डाल के 15 लाख का अमाउंट क्रिएट करके इसको सेव कर दिया है। अब ये मेरा बिल वाइज डिटेल्स यहाँ से बन जाएगी। देन ऐसे ही मैं सारे लेजर्स में ऐसे ही येस करके DS इंटरप्राइजेस, MG इंटरप्राइजेस, एस इंटरप्राइजेस सब में ये ऑप्शन एनेबल करके और मेंटेन बैलेंस बाय बिल में नंबर डाल के इनवॉइस नंबर उसका सेव कर लूँगा। देन मैं एग्जिट करूँगा। यहाँ से मैं जाऊँगा अगेन डिस्प्ले में, देन जाऊँगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, देन आउटस्टैंडिंग। इसमें मैं जाऊँगा पेबल, क्योंकि मैं पेबल देखना चाहता हूँ कि पार्टी के कितने कितने आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर वही 32,50,000 मेरा अमाउंट दिखा रहा है। अब यहाँ पर मेरा ओवर ड्यू दिखा रहा है 122 दिन, 62 दिन, 91 डेज। और ड्यू डेट मेरा दिखा रहा है, अगर मैं BK एंटरप्राइजेस की बात करूँ तो इसका मेरा 0 दिखा रहा है, क्योंकि ये मैंने डेट ले रखी है 31 अगस्त 2025 तक, इसलिए मेरा ये दिखा रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ 31 मार्च 2026, देन मेरा ड्यू डेट ये बढ़ जाएगा। अब ये मेरा 212 दिन हो गया। 31 अगस्त 2025 से 212 दिन ये कैसे आए, इसको मैं कैलकुलेशन से देखता हूँ। तो मैं ये एक्सेल खोलता हूँ। एक्सेल में मैं पहले ये डेट डालूँगा 31 अगस्त 2025, देन मैं यहाँ डालूँगा जिस डेट का पीरियड मैंने खोला हुआ 31 मार्च 26 का, 31 मार्च 26। अब इस डेट से माइनस करूँगा तो मेरे ये डेज निकल के आ जाते हैं। तो यानी कि ये मेरा जो आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है 212 दिन, ये इस हिसाब से दिखा रहा है कि आउटस्टैंडिंग से और आज की डेट तक 31 मार्च 2026 में मेरे कितने दिन हो गए जब इसने मेरे को बिल दिया था। तो मैं यहाँ पर लूँगा फिलहाल 31 अगस्त 2025, 31 अगस्त 2025। तो 31 अगस्त को मेरा बिल आया था ये, तो मेरे पास ये 0 डे दिखा रहा है। ये 1 जून को मेरे पास बिल आया था तो ये 91 डेज दिखा रहा है। ये मेरा 30 मई को आया था तो ये मेरा 62 डेज दिखा रहा है। अब बिल मेरा यहाँ पर 31 मई है और ड्यू ऑन 30 जून है। ये इसलिए ऐसा दिखा रहा है क्योंकि जब मैंने ये एंट्री करी थी यहाँ पर मैंने 30 डेज का ड्यू दिया था। इसका मतलब ये है कि पार्टी ने मुझे 30 दिन का ऑप्शन दे रखा है कि अगर मैं 30 दिन बाद भी पेमेंट करूँगा तो वो कोई ड्यू नहीं कैलकुलेट करेगा, कोई मेरे से चार्ज नहीं लेगा। इसी तरह से मैंने DS इंटरप्राइजेस का भी 1 अप्रैल को मेरा बिल आया था और उसने मेरे को 1 महीने का क्रेडिट दिया था कि 1 महीने तक की मैं क्रेडिट ले सकता हूँ।
तो ये मेरा 122 दिन, अगर 31 अगस्त की बात करूं तो 122 दिन से ये मेरा ड्यू था। अब मेरे को इसको कैटेगराइज करना है कि 30 डेज के पार्टीज कौन सी हैं, जो ऐसी पार्टीज है जिनको मैंने 30 डेज तक पे नहीं किया, वो पार्टी जिनको मैंने 60 डेज से पे नहीं किया, और वो पार्टी जिसको मैंने 90 डेज या उससे ऊपर के दिन को नहीं पे किया। तो यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा F6 एजिंग मेथड। देन यहाँ मैं जाऊँगा एजिंग बाय ड्यू डेट, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा फ्रॉम 0 to 30। ये मैं ऑप्शन है मेरे पास, मैं कितने भी डेज अपने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसको 90 भी कर सकता हूँ। देन मैं इसको कर दूंगा कंट्रोल ए से सेव। अब ये मेरा 30 डेज तक जो था वो मेरा बी के एंटरप्राइजेस है, जिसको मेरा कोई इशू नहीं है। 3 से 60 दिन के बीच में भी ऐसी कोई पेमेंट नहीं जो मुझे पे करनी है, जो ड्यू हो चुकी है। ये बहुत सीरियस है एमजे एंटरप्राइजेस, इसकी मैंने 60 से 90 दिन के अंदर ऐसी है जिसकी मैंने पेमेंट नहीं की है। और ऐसे ही मेरा ये दो पार्टी है, डीएस इंटरप्राइजेस और एसएस इंटरप्राइजेस, ये मेरे मोर देन 90 डेज से मैंने इसको पे ही नहीं किया। तो इस तरह से हम इसकी एजिंग निकाल लेते हैं कि कौन सी पार्टी को हमें पेबल कितने टाइम के लिए किया है। आइए एक एडवांस पेमेंट के बारे में भी हम सीख लेते हैं। एडवांस पेमेंट वो होता है जब हम पार्टी को पैसे दे चुके हैं बट उसने अभी तक मटेरियल उससे हमें रिसीव नहीं हुआ। तो इसके लिए मैं पहले वाउचर में जाऊंगा, मैं एक पेमेंट की एंट्री करूंगा पार्टी को। तो कोई भी बैंक में सेलेक्ट कर लेता हूँ और पार्टी में ले लेता हूँ डीडी इंटरप्राइजेस। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 5 लाख की पेमेंट्स मैंने इसकी करी है। अब यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस का। तो जब मैं एडवांस सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एडवांस डीडी एंटरप्राइजेस, ऐसे करके कोई भी मैं रेफरेंस डाल देता हूँ। देन इसको मैंने दिया था 15 दिन का क्रेडिट। ये 15 दिन के अंदर अंदर उसको मेरे को माल दे देना चाहिए। अगर 15 दिन के बाद ना नहीं देता तो फिर वो इशू क्रिएट होगा। देन मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ अगेन डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग, लास्ट में गया था पेबल में। अब मैं जाऊँगा रिसीवेबल में। तो यहाँ पर मेरे को रिसीवेबल में डीडी एडवांस एंट्री दिख रही है, जो कि मेरी, अगर मैं 31 अगस्त में, अगर आज की डेट 31 अगस्त है बट इसने मुझे 32 डेज तक ड्यू डेट के बाद भी मटेरियल सप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ से भी मेरे को एक रिपोर्ट जनरेट हो सकती है कि 32 डेज तक इसने मुझे मटेरियल सप्लाई नहीं किया। तो इसके लिए मैं पार्टी से ऑब्जेक्शन कर सकता हूँ। तो इसका भी अगर मैं एजिंग मेथड निकालना चाहूँ ड्यू डेट से, तो ये मेरा मोर देन 30 डेज हो चुका है, क्योंकि डेज 32 थे, इसलिए 30 to 60 डेज के बीच में मेरे को ये शो हो रहा है। तो इस तरह से हम एडवांस पेमेंट का भी पता कर सकते हैं कि अगर हमने किसी पार्टी को एडवांस दे रखा है बट उसने मटेरियल नहीं दिया, तो उसके लिए भी हम एक पार्टी से फॉलोअप ले सकते हैं। तो गाइज आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि एजिंग जो एनालाइजेशन होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी कॉर्पोरेट के लिए, क्योंकि कंपनीज बिजनेस रन तभी करेगी जब हमारे पास फंड प्रॉपर होंगे, हम किसी पार्टी को टाइमली पेमेंट करेंगे, उससे रिलेशन अच्छे रहेंगे। इसलिए अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल बहुत ज़्यादा इस कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, अकाउंट्स के उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, कंपनी में क्या उसका यूज़ रहता है। ये ऑलमोस्ट अकाउंट पेएबल जैसा ही है बट इसका थोड़ा सा मेथड चेंज है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।